तो पिछले क्लास में मैंने एक लेक्चर जो बताया था उसमें मैंने ये डिराइव किया था D = एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। E क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। और P क्या है? पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशंस का मतलब क्या होता है? पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कि जब कोई एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि हर एक एटम का जो न्यूक्लियस है एक सर्किल होता है और जो इलेक्ट्रॉन है जिसके चारों ओर मूव करता है वो सर्कुलर पाथ पे। तो दोनों का जो सेंटर होता है क्या है, वो एक ही होता है ना। जैसे ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये जो है इसके चारों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी सेंटर क्या हो गया, यही पॉइंट होगा सेंटर। तो इस केस में कोई भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। क्लियर ना? लेकिन जब आप उस पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देते हो, क्लियर ना, तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, आप जानते हो कि जब भी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब उसको रिपेल करेगा। अगर वो टेस्ट चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड उसको अपनी ओर खींचेगा। यही होता था। तो जैसे कि जब कोई एटम है या मॉलिक्यूल है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, बहुत सारा एटम और बहुत सारा मॉलिक्यूल का बना होता है। तो जब इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं था तो कोई भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होगा। डाइपोल तभी क्रिएट होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस हो। लेकिन इस केस में क्या था, दोनों का सेंटर एक ही था तो कोई भी डिस्टेंस नहीं क्रिएट हुआ था। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है उसको अपनी डायरेक्शन में उसको रिपेल करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका जो है पॉजिटिव चार्ज है तो पहले ये इस तरह मूव कर रहा था, अभी क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? तो आप क्या देख रहे हो कि इसका सेंटर क्या हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और इस इलेक्ट्रॉन के सर्किल का सेंटर दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो दोनों के बीच का सेंटर में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया। मतलब जैसे ही डाइपोल क्रिएट हुआ तो जो आपका डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, वो पोलराइज्ड हो गया। तो जब अपने इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तो कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो दोनों के बीच में, दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, जिसके कारण क्या होगा, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? मतलब वो पोलराइज्ड हो गया, है ना। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो था, अब सपोज करो ये फ्री स्पेस है और ये पोलराइजेशन है। तो अगर कोई डाइलेक्ट्रिक है, आपने उस पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया है तो D = P हो जाएगा, पोलराइजेशन के बराबर। लेकिन आप उस पर फ्री चार्ज भी ऐड कर देते हो, है ना, तो क्या होगा, इसका फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया, वो इंक्रीज कर जाएगा। जब पोलराइजेशन नहीं था तब क्या होगा, जब पोलराइजेशन का मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था, मतलब सिर्फ फ्री चार्जेस था फ्री स्पेस में, तो जो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, ε0E। लेकिन आपने क्या किया, उसमें आप डाइलेक्ट्रिक भी रख दिया, है ना, उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी जो आपने फ्री चार्ज भी रख दिया, तो उससे क्या हो गया, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। क्लियर? अब ये जो फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन = इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबिलिटी इंटू ε0 × A। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना उसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो जिस डिस्टेंस बढ़ेगा, चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, और बढ़ेगा, तो पोलराइजेशन क्या होगा, और ज़्यादा होगा। मतलब पोलराइजेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। क्लियर ना? तो ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी। ये मेजर करता है कि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना सेंसिटिव है। क्लियर ना? तो आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो इसको बोलेंगे आप इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी। इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सस्पेक्टेबल और सेंसिटिव ए गिवन डाइलेक्ट्रिक इज टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये बताता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में कितना सेंसिटिव है।
सेंसिटिव का मतलब कैसा रिस्पॉन्स देता है, क्लियर ना। तो ये तो था आपका इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिबिलिटी के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइप ऑफ पोलराइजेशन, है ना। तो पहला था आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई डाइलेक्ट्रिक है, जब इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं किए तो क्या हो जाएगा, उसमें कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट हो जाएगा, अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर के बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, तो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन होगा। तो ये क्या होता है नॉन पोलर एलिमेंट में, क्लियर ना। तो नॉन पोलर एलिमेंट में जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे उस समय जो पोलराइजेशन होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। सो इट अकर इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा था आयोनिक पोलराइजेशन, अकर्स इन आयोनिक डाइलेक्ट्रिक। इन दिस केस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में पहले से डिस्टेंस होता है, ठीक है। आयनिक पोलराइजेशन में जैसे कोई आयनिक कंपाउंड है, सपोज करो NaCl है या HCl है, Na+ और Cl-, तो उसके बीच में क्या पहले से एक डिस्टेंस है। लेकिन जब उस पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड और अप्लाई करोगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, और बढ़ जाएगी, है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, मतलब पोलराइजेशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये लिखा है कि इट अकर्स इन आयनिक डाइलेक्ट्रिक। इन दिस केटायन मतलब पॉजिटिव आयन एंड एनायन मतलब नेगेटिव आयन सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, क्लियर। जैसे ही व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन आयन फर्दर इंक्रीजेस, सो डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, ओके। तो आयनिक कंपाउंड में पहले से डिस्टेंस था, लेकिन आप उस पर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो उसके बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा, तो पोलराइजेशन और बढ़ जाएगा, है ना। ये था आपका आयोनिक पोलराइजेशन। तीसरा है ओरिएंटेशन पोलराइजेशन, क्लियर। तो आपने जो पढ़ा था कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जब आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे, है ना, तो वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। तो नॉन पोलर में क्या था कि कोई डाइपोल मोमेंट पहले से नहीं था, लेकिन पोलर में क्या होगा, उसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, क्लियर। मतलब ये जो पोलर एलिमेंट है उसमें जो है डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डाइपोल मोमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो मॉलिक्यूल है और एटम है वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो सबका जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को क्या करता है, वो कैंसिल कर देता है जब आप उस पर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई नहीं करोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड नेट पोलराइजेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, जबकि डाइपोल मोमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना। क्योंकि वो रैंडमली ओरिएंटेड है तो सबका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ताकि जिसके कारण क्या होता है कि जो नेट पोलराइजेशन है वो जीरो हो जाता है। अब करेंगे क्या कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसको हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दोगे। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप रख दोगे तो क्या होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी डाइपोल को आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख देते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है। जिस टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा P क्रॉस E साइन थीटा। टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा। मतलब जैसे सपोज करो ये आपका एक डाइपोल मोमेंट है -q और ये +q। ऑलरेडी ये क्या है, ये आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल पहले से एग्जिस्ट करता है, ओके। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई करोगे ये क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। मतलब उसमें क्या होगा, टॉर्क लगेगा, क्लियर। और वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा, ताकि वो उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में चला जाए। मतलब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन ये है तो डाइपोल मोमेंट जो चाहेगा क्या, वो इस डायरेक्शन में मूव करे, क्लियर, ताकि ये क्या हो जाए, इसके पैरेलल आ जाए, क्लियर ना। पैरेलल इसलिए दूसरी बात, कोई भी डाइपोल चाहता है कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन करे, क्लियर ना। तो जब ये थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो टॉर्क तो 0 हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, वो मिनिमम होगा, है ना। इसलिए क्या करेगा, वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है ये डाइपोल जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ओके। वो पैरेलल होना चाहता है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शंस में। तो यही था हमारा ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। इसमें मैंने लिखा है मोस्टली अकर इन लिक्विड और गैसेज। प्री एग्जिस्टिंग डाइपोल इन पोलर मटेरियल आर यूजुअली रैंडमली ओरिएंटेड रिजल्टिंग जीरो नेट पोलराइजेशन। ऑलरेडी बता चुका हूँ
कि पहले से उसमें डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन वो रैंडमली ओरिएंटेड है, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट था वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कोई पोलराइजेशन उसमें नहीं होगा, नेट पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन जैसे आप एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइपोल टेंड्स टू ओरिएंट along the field resulting in a non-zero polarizations value। जैसे वो आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करोगे तो ये पोलराइजेशन जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ पोलराइजेशन होगा उसमें, मतलब पोलराइजेशन का वैल्यू जीरो नहीं होगा। क्लियर। एक चौथा था इंटरफेशियल पोलराइजेशन। इंटरफेशियल पोलराइजेशन से मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सपोज करो एक कोई मटेरियल है, ये जो है आपका, मान लो ये लकड़ी है, इसके ऊपर क्या है, ग्लास है,